देखिए, और स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं आएगा बेटा, जीओसी आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके सर। देखिए, हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जब कंबाइन कर रही है मेटल से तो भी हाइड्राइड बन रहा है, हाइड्रोजन जब कंबाइन कर रही है नॉन मेटल से तब भी हाइड्राइड बन रहा है, क्योंकि हाइड्राइड बेसिकली बाइनरी कंपाउंड है, और बाइनरी मतलब दो चीजों से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स, और दूसरे होते हैं कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और तीसरे होते हैं मेटालिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। जब हम बात करते हैं आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स की, इसकी बात समझ लो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से, और कंबाइन करने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो NgH2, BeH2, ये क्या है, ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं। क्यों आयनिक, कारण क्या, देखो NaH की बात कर रहा हूं, तो Na क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जल्दी बोलो, Na इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? सर देगा। Na हमेशा देगा, क्योंकि Na एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Na ने जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किए क्या बना, Na+, और वही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, H+ आयंस एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ है ना। यस सर। और H+ एक्सेप्ट करेगा तो कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी, और वहां पर क्या बनेगा साथ में OH-। फिर वो जो OH- है वो किससे कंबाइन कर जाएगा, Na+ से, और क्या फॉर्म कर जाएगा, NaOH। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। आप जरा आगे की बात सुनो। कह रहा है, फिर से आपने एग्जांपल लिए जैसे लिथियम हाइड्राइड, इसको सेलाइन हाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना दो तरह के आयंस बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आयंस होते हैं तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी फोर्स होती है इसके बीच में, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो जो बात मैं कह रहा था आपसे कि जैसे ही मेटल आयन की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल आयन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देते ही चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, याद रहेगा। ठीक है, यस सर। इसीलिए इनका नाम आयनिक हाइड्राइड्स भी है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए, दूसरा आता है कोवलेंट हाइड्राइड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल। कोवलेंट का मतलब ही क्या है, किससे बना हुआ है, शेयरिंग से बना हुआ है, आया ना। यस सर। और शेयरिंग की जब बात करते हैं तो तीन तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। कौन कौन से तीन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करता हूँ। डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल या सेंट्रल मेटल जो भी था उसने कंबाइन तो कर लिया हाइड्रोजन से, लेकिन कंबाइन करने के बाद भी ओवरऑल सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो। सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ कंबाइन करने के बाद भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे BH3, आप जानते हो BH3 की बात कर रहे हैं तो BH3 डाइबोरेट, BH3 इज बोरॉन हाइड्राइड, है ना। बी के पास, यहाँ दिखाता हूँ आपको, उससे और क्लियर हो जाएगा। बोरॉन के पास ये दिख रहा है, क्या देखिएगा, बोरॉन लिया हमने, इसके पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इससे कंबाइन क्या कर रहे हैं, इससे कंबाइन कर रहे हैं हम 3 हाइड्रोजन, तो एक, ये 2 और ये 3, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए जरा, इससे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2, इससे कितने हो गए 2, इससे कितने हो गए 2। ठीक है, बताओ आप कि बोरॉन के कितने होंगे, बोरॉन के कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए 6। 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, होने कितने चाहिए थे, 8 हैं, कितने 6। तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, नो सर। नहीं कंप्लीट, इसीलिए तो क्या है, ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, नाम में डेफिनेशन है, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, 8 होंगे। 8 होंगे, वेरी गुड, जितने होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास उतने ही है, कंबाइन करने का ऑक्टेट कंप्लीट ही हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH4,
बताओ CH4 में क्या होगा? सर कार्बन पे सर 8 हो जाएंगे, बाकी हाइड्रोजन पे 2। 1 2 3 और 4। और H की बात करें तो H पे 1, H पे 2, H पे 3 और H पे 4। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। कितने लोग को बात समझ आ गई? दिस इज प्रिसाइज। अच्छा, क्वेश्चन का जवाब दो। सर तो BH3 क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, राइट। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कह दूं कि BH3 वाली जो बात है ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है और जितने प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे बिहेव करते हैं एज एसिड। याद रखना, क्यों? एसिड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या बोला मैंने? एसिड्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, क्योंकि आपकी डेफिशिएंसी तो है ही। आप चाहोगे कोई आके आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दे जाए और बिना किसी शर्त के, तो इस केस में आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो आप क्या कहलाते हो? जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हो रखना आप क्या हो? एसिड। बताओ CH4 एसिड है, बेस है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? प्रिसाइज है। ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा। एम आई क्लियर? अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन रिच। सर आपने वहां क्या कह रहे हैं? लिखा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एसिडिक होता है। हाँ, तो वहाँ पे सर इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेगा ना, डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है इसकी बेटा। और जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने ओके की सर। इच्छा होती है वो हमेशा एसिडिक होता है। अब देखो NH और की सर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिसाइज जो होते हैं सर, क्या हम तेरी आवाज कट रही है बारह बेटा। सर अब क्लियर है आवाज? हाँ, अब क्लियर है। सर ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉनिक प्रिसाइज होते हाँ, हैं। होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। पर जरूरी नहीं सिर्फ सैचुरेटेड ही प्रिसाइज हो। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, CO3 2- उसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था ना, यस है ना। सर। लेकिन हम बात करें हाइड्राइड्स की तो हम जानते हैं यस, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। और जब एक ही बॉन्ड ना तो सेंटर एटम के चारों बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो वो तो केवल और केवल सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही होता है। ठीक है, जरा बताना इस केस में क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? N ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए आपने, H ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। जल्दी बोलो। बताओ ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। 3 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक लोन पेयर बची हुई है, हाँ या ना? यस। और ये लोन पेयर की इच्छा क्या है NH3 की? कि इसे मैं कहीं पार्टिसिपेट करा दूं, इसे मैं कहीं पार्टिसिपेट करा दूं। और पार्टिसिपेट कैसे करा सकता हूँ? ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना मेरे पास। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ध्यान रखना कंपाउंड कैसा बिहेव करता है? एज बेसिक। कंपाउंड कैसा बिहेव करता है? एज बेसिक। एम आई क्लियर? बेसिक। याद रहेंगे तीनों हाइड्राइड्स क्लियर यस हो गए? रिच, प्रिसाइज और डेफिशिएंट। यस सर। ओके, आप जरा आगे देखिएगा अगर ये समझ आ गया तो। यहाँ देखिएगा यहाँ लिखा हुआ साफ साफ। रोशनी जरा रीड करना एक बार ये फटाफट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है। Yes, Bhaiya. An electron deficient hydride, as the name suggests, has too few electrons for writing its conventional US structure. Diborane is an example. In fact, all elements of group 13 will एक form मिनट रुकना जरा, electron. एक मिनट रुको। यहाँ पे ना एक बात कही है, डाइबोरेन का एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। होता क्या है? BH3 डेफिशिएंट है, हाँ या ना? तो BH3 अपने जैसे ही एक और मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेता है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, मैं दिखाता हूँ। BH यहाँ आपने B लिखा और यहाँ पर आ गया इसका H और यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया H। ठीक है, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है ना? और ये क्या फॉर्म कर लेता है? इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डाइमर। और ऐसा करने से बोरॉन अपने चारों वैलेंसीज पूरी कर लेता है। हालांकि ये डेफिशिएंसी की वजह से ये है कि BH3 बहुत जल्दी कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करने के बाद B2H6 फॉर्म कर लेता है। Am I clear to all? Yes, Bhaiya. ठीक है, वापस आ जाइए जरा। हाँ, रीड करो बेटा नेक्स्ट। रोशनी पढ़ो। What do you expect from नहीं their नहीं, behavior? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज से पढ़ो ना।
Electron precise compounds have the required number of electrons to write their conventional Lewis structures. All elements of group 14 form such compounds, which are tetrahedral in geometry. बात समझ आ रही है? इनके पास 4 होते हैं और 4 से ये कंबाइन कर रहे हैं. अगर ये 4 से कंबाइन कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन कम है. क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम भी नहीं है. कैसे कंपाउंड्स हैं? प्रिसाइज. और जैसे आदित्य ने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो कंपाउंड बन रहा है हमारा, इस कंपाउंड के अंदर आपने नोटिस किया कि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप 14 के कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होते हैं? Yes, भैया. Yes, sir. सभी इस बात से सहमत हो? जल्दी बोलो. Yes. ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए इसके बाद की कहानी. नेक्स्ट पढ़ो बेटा. Electron-rich hydrides have excess electrons which are present as lone pairs. Elements of group 15 to 17 form such compounds. NH3 has one lone pair, H2O2 and HF3 has 3 lone pairs. What do you expect from the behavior of such compounds? They will behave as Lewis bases, that is electron donors. The presence of lone pairs on highly electronegative atoms like N, O, and F in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules. This leads to the association of molecules. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है ये बताओ. Since they have some extra electrons, then they behave as electron donors or the bases. Yes. Because of the extra electron only they are behaving as bases. और deficiency की वजह से क्या बने थे वो? Acids बन गए थे. Am I clear? Yes, भैया. ठीक है, अब आगे सुनिए. सर एक डाउट है. बोलिए. सर हम जब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच, तो सर हम इनमें ये कंपेयर कर रहे हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा है या फिर इनके ऑक्टेट में फुल इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं. हाँ, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल. ठीक है, मगर उसमें से बॉन्ड में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तीन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है. जो बचा हुआ उसको लोन पेयर के नाम से जानते हैं. हाँ या ना? यस सर. क्लियर है स्टोरी है? यस सर. चलिए आगे की बात. अब कह रहा है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्राइड्स ऑफ द सबसीक्वेंट ग्रुप मेंबर्स? गिव रीजन. कह रहा है अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइड्स बनाएं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनके हाइड्राइड्स का, या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा. वेरी गुड. क्यों सोचा आपने ऐसा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पहले आप ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन स्ट्रांग होगी. क्यों होगी बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग? ये बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग क्यों होगी, पहले तो ये बताओ मुझे. बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग होगी कैसे? आपको याद होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों एक ऐसे एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. अगर तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तीनों पे ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन से बहुत जल्दी कंबाइन करेंगे और जैसे ही हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर आपको कंडीशन याद हो तो क्या कंडीशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. उसका साइज भी कैसा होना चाहिए? छोटा. साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए. एम आई क्लियर टू ऑल? है ना? जितना स्ट्रॉन्ग, जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. एम आई क्लियर? यस भैया. सबको समझ आ गई ये बात? हाँ गई सर. चलिए आगे आ जाइए. जरा एक बार आंसर रीड करना दीपांशु इसका. जल्दी. तो कौन सा वाला? इसी का आंसर सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास. On the basis of molecular mass of NH3, H2O and HF1, their boiling points are expected to be lower than those of the subsequent group member hydrides. However, due to higher electronegativity of N, O and F, the magnitude of hydrogen bonding in their hydrides will be quite appreciable. Hence, the boiling points NH3, H2O and HF will be higher than the hydrides of their
subsequent बात group समझ आ गई? members. बात समझ आ गई? एक्सपेक्ट Yes, करते हैं भैया। अगर मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे देखें तो मॉलिक्यूलर मास तो कम है, तो इस हिसाब से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट किया आपने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया कि जब ये कंबाइन कर गए तो इन्होंने कौन सी बॉन्डिंग बना ली, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, भैया। Yes. आगे आ जाओ जरा। नेक्स्ट इज मेटालिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पहले उससे ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने ना एक क्यूब खरीदा, क्या खरीदा? एक क्यूब। और क्यूब की शेप परफेक्ट थी। तो ये कुछ ऐसा क्यूब था, प्लास्टिक का क्यूब, एक सामान रखने के लिए। बेसिकली बच्चे खेलते हैं ना, जो वाला क्यूब ले लिया। और इसके ऊपर कोई, इसके अंदर ना कोई भी गैप नहीं है, इसकी सरफेस में कहीं पर भी कोई भी क्रैक नहीं है, परफेक्ट शेप है इसकी, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है इसकी शेप में, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर इसमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है तो अगर मैं इसके ऊपर सैंड डालूं, क्या डालूं? सैंड। मैंने लिया सैंड और डाला, तो बताओ क्या सैंड अंदर जाएगी या सरफेस पे रह जाएगी? सरफेस पे रह जाएगी। कितने लोग को ये बात समझ आती है कि सैंड इसकी सरफेस पे रह गई, अंदर नहीं जाएगी? Yes. ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने एक फिर से एक क्यूब ले लिया और इस क्यूब में कुछ क्रैक थे, एक क्रैक था, ठीक है? अगर अब मैं इसको फिल करने की कोशिश करूं, इसमें सैंड डालूं, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? And penetrate सैंड अंदर inside. चली जाएगी। सैंड इसके अंदर भी चली जाएगी, हाँ है ना? Yes, भैया। Yes, sir. सैंड अंदर चली गई, ठीक है? और सैंड अंदर क्यों गई, क्या कारण था सैंड के अंदर जाने का? So cracks thing. सैंड इससे चली गई क्योंकि बीच में क्या थी, डिफॉर्मिटी थी, बीच में गैप प्रेजेंट था, हाँ है ना? Yes. Yes, भैया। ठीक है। तो इसीलिए ये कंपाउंड जो होते हैं हमारे, अब नॉन स्टोइशियोमेट्री का मतलब समझ लेना। जब मैंने परफेक्ट क्यूब लिया तो उस परफेक्ट क्यूब की ज्योमेट्री परफेक्ट थी, ज्योमेट्री परफेक्ट थी तो उसमें कोई गैप नहीं था। अगर उसमें कोई गैप नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई भी पार्टिकल जाके, देखो किसी भी क्रिस्टल की जब बात करते हैं ना बच्चों, जैसे Na+, Cl-, फिर से Cl-, यहाँ पे Cl-, यहाँ भी Cl-, अगर ये ज्योमेट्री परफेक्ट है, क्या है? ज्योमेट्री परफेक्ट है, Perfect है। Perfect. तो इस ज्योमेट्री के अंदर कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी गैप नहीं होगा, याद रहेगा, Yes. है ना? Sir. और अदरवाइज क्या होता है ये जो गैप होता है ना बीच वाला, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। क्या बोलते हैं इसको? Interstitial site। Interstitial sites. इंटरस्टिशियल साइट, याद रहेगा। अगर कहीं से भी किसी भी पार्टिकल को जगह मिल गई, क्या मिल गई? जगह मिल गई, कोई गैप से, कोई डिफॉर्मिटी से, तो वो जो पार्टिकल है वो जाके इसकी इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाएगा, हाँ है ना? इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना, एक बहुत बड़े एग्जांपल था, और हमने एक वॉल बनाई जिसमें दो तरह के लोग इकट्ठा किए, रेड और पर्पल, और तो और इनकी हाइट भी कैसी थी, सॉरी, इनकी हाइट भी कैसी थी? सेम, ठीक है? अगर मान लो मैं एक दूसरा पर्सन हूं, मुझे इनको उस तरफ जाना है, इधर जाना है, इधर, बताओ जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? नो सर। नहीं जा पाऊंगा। अब सेकंड केस देखो, इनमें से एक ने कहा कि आज मैं छुट्टी पे हूं, आज मेरी जगह मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर मैं ये आदमी हूं तो बताओ मेरे पास चांसेस है इन्हें पार करने का या नहीं? है। बताओ क्यों? Yes. क्यों? Because सर वहाँ पे सर जगह बच गई। यहाँ पर जगह बच गई, मैं यहाँ जंप लगाता हूँ, जंप करके भागता हूँ इसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से, yes भैया। आया ना?
यानी कि ज्योमेट्री में अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो पहले 1:1 होल नंबर रेशियो था, 1:2 1:3 होल नंबर रेशियो था, हाँ ना। लेकिन यहाँ पे क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रेशियो है अगर देखा जाए रेड के रेस्पेक्ट में पर्पल का रेशियो, तो वो होल नंबर में नहीं है। जल्दी बोलो, बच्चे को थोड़ी एक आदमी काउंट करोगे आप, बच्चा तो टिकट भी आधी लगती है बच्चे की। तो आप कहोगे कि जो रेड का पर्पल से रेशियो आ रहा है वो होल नंबर में नहीं आ रहा। एम आई क्लियर? Yes. अगर रेशियो प्रॉपर नहीं है तो ज्योमेट्री परफेक्ट होगी क्या? No, sir. और ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं है तो आप मुझे बताओ क्या होगा? डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई, और डिफॉर्मिटी क्रिएट होगी तो उसमें कौन आके ट्रैप हो जाएगा? छोटी छोटी गैसेस के पार्टिकल्स, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, ये आकर उसमें ट्रैप हो जाएगी। इसीलिए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, अब देखो मैं समझाता हूँ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 12th में भी काम आएगी। ये शो करते हैं एक टर्म जिसका नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई क्लियर? आया ना? Yes. अब अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो कर सकते हैं +1 +2 +3 +4 +7 तक ये मैक्सिमम शो कर सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आप जानते हो तो फिक्स शो करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के रिस्पेक्ट में -1। तो ये चाह रहा था कि मैं जिस भी डी ब्लॉक के एलिमेंट से कंबाइन करूं, चाहे वो वेनेडियम हो चाहे वो टाइटेनियम हो, मैं जिससे भी कंबाइन करूं वो प्रॉपर होल नंबर में मेरे साथ कंबाइन करें। लेकिन होल नंबर में तो तभी कंबाइन करता ना मैं, होल नंबर में अगर मैं एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता। लेकिन मैं तो कितनी शो कर रहा हूँ? मैं तो वेरिएबल शो कर रहा हूँ ना। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, भैया. ये कुछ ऐसा है जैसे आपका टीचर ने वाइवा लेना शुरू किया है, आपसे पूछा बताइए आपको कितना आता है, आपने कहा सर मुझे चैप्टर 1 पूरा आता है। अच्छा, टीचर ने कहा वेरी गुड। टीचर ने कहा बताओ लिमिटिंग रिएजेंट, आपने कहा सर मुझे चैप्टर 2 में से कुछ पूछ लीजिए। इसने कहा चलो ठीक है, चैप्टर 2 आता तो उसमें बताओ व्हाट इज हाफ बाउ। आपने आधा बताया हाफ बाउ और कहते सर मेरे को पीरियोडिक आता है। आप मुझे बताओ क्या टीचर ने आपका पूरा वाइवा लिया? No, भैया. No, sir. क्यों नहीं ले पाया टीचर पूरा आपका पूरा वाइवा? क्योंकि आपका कोई भी चैप्टर परफेक्ट Right. नहीं था। तो बताओ क्या आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे? No, sir. No, नहीं sir. मिले। सेम कहानी जरा यहाँ पे लगाना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्या शो करे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, लेकिन ये क्या कर रहा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो अब हाइड्रोजन किससे कंबाइन करे यही नहीं पता, वो कहता है +1 से भी कर ले, +2 से भी कर ले, +3 से भी कर ले। यानी कि मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले, इससे भी कर ले। मेरी बात समझ आ रही है? देखा जाए तो तरीके से तो उसने किसी से भी कंबाइन नहीं किया, आया ना। देखा जाए तो तरीके से उसने किसी से भी कंबाइन नहीं किया। एम आई क्लियर? Yes, भैया. Yes, sir. और अगर तरीके से किसी से भी कंबाइन नहीं किया तो क्या होने वाला? जल्दी बोलो। Or there will be spaces. Or उनके बीच में क्या बन जाएगी? स्पेस बन जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? और उस स्पेस में कौन ट्रैप हो जाएगा? छोटे छोटे गैसेस के पार्टिकल Small लाइक gases. हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स उसमें आके ट्रैप हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जरा एक बार रीड करना ये पैराग्राफ पूरा। रोशनी तुम ही रीड करो। Okay, भैया. These are formed by many P block and F block elements. However, the metals of group 7, 8 and 9 do not form hydride. Even from group 6, only chromium forms CrH. These hydrides conduct heat and electricity, though not as efficiently as their parent metals do. Unlike saline hydrides, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. For example, LaH 2.87, YVH 2.55, TiH 1.5 to 1.8, ZrH 1.3 to 1.75, VH 0.56, NiH 0.6 to 0.7, PDH 0.6 to 0.8, etc. In such hydrides, the law of constant composition does not hold good. Earlier, it was thought आपको that बात समझ आ रही है क्या कह रहा है ये? इसमें आपने देखा इनका जो रेशियो है कितना आ रहा है, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं है ना। रेशियो कैसा आ रहा है? होल नंबर में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। LaH मतलब हाइड्रोजन ने तो लेंथेनम के रिस्पेक्ट में 1 वैलेंसी शो करी, लेकिन लेंथेनम ने क्या शो करी? 2.87। ये 2.87 कैसे आया होगा?
इसने +2 भी शो किया, +3 भी शो किया, +4 भी किया, तो ना तो ढंग से +2 हुआ, ना ढंग से +3 हुआ, ना ढंग से +4, तो उनका एवरेज परसेंटेज निकल के आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर रेशियो, ये फ्रैक्शन रेशियो। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? What did we meant by parent metals है? पेरेंट कहाँ पे, कौन सा बच्चे, कौन सी लाइन पे? जहाँ पे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नीचे वाली लाइन में। These hydrides conduct heat and electricity through, though not as efficiently as a parent metal atom. Unlike saline hydrides, they are almost always non, यानी कि देखो lanthanum की बात करें खाली अकेले की, या YB की बात करें खाली अकेले की, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो हाइड्राइड्स बन रहे हैं उनकी उनकी जो कंडक्टिविटी है वो अपने पेरेंट के रेस्पेक्ट में कम है। पेरेंट एज अ पेरेंट इंडिविजुअल एलिमेंट ये अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, आगे रीड करो। Earlier, it was thought that in these hydrides, hydrogen occupies interstices in the metallic lattice, producing distortion without any change in its type. Consequently, they were termed as interstitial hydrides. However, recent studies have shown that except for hydrides of Ni, Pb, Ce, and Ac, other hydrides of this class have lattice different from that of parent metal. The property of absorption of hydrogen on transition metals is widely used in catalytic reduction or hydrogenation reactions for the preparation of large number of compounds. Some of the metals can accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as its storage media. This property has high potential for hydrogen storage and as a source of energy. बात समझ आ रही सभी को? और ये इतना अच्छे से समझ नहीं आया। ये वही बात है बेटा, मैंने जो बताई आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो गैप बन रहा है, ये गैप क्यों बन रहा है? क्योंकि इनकी ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं है, और ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं है तो उसमें कौन आके ट्रैप हो जाएगा? छोटे छोटे गैस के पार्टिकल्स आके ट्रैप हो जाएंगे, और इसी वजह से ये स्टोरेज हाउस ऑफ हाइड्रोजन तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये क्यूब किसके लिए काम आ रहा है आजकल? तब कहोगे ये क्यूब जो है ये रेत ढोने का काम आ रहा है। क्यों? इसमें रेत स्टोर हो जाती है। क्यों होती है रेत स्टोरेज? क्योंकि रेत का साइज कैसा है, छोटा है, और दूसरा जो आपका क्यूब है उस क्यूब में क्या प्रेजेंट था, गैप प्रेजेंट है, तो जितना गैप होगा उसमें आसानी से क्या होगा, जल्दी बताओ, उसमें कौन ट्रैप हो जाएगा, आके रेत ट्रैप हो जाएगी। समझ आ रही है? जनरल ये लाइफ, ये नॉर्मल एग्जांपल दिया मैंने, और यही चीज जब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, क्विकली, यही चीज जब बात कर रहा हूँ किसके लिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन जो कंबाइन कर रहा है डी ब्लॉक के एलिमेंट से, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। एक बार में कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से कभी भी फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता। फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है तो किसमें होगा, मतलब जो रेशियो है प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, ज्योमेट्री होल नंबर में आ जाएगी, और ज्योमेट्री होल नंबर में होगी तो क्या होगा, मतलब होल नंबर में नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें गैप क्रिएट हो जाएंगे, और उस गैप में कौन ट्रैप हो जाएगा, आके छोटी छोटी गैसेज लाइक हाइड्रोजन लाइक गैसेज में ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम इसको स्टोरेज हाउस ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। एम आई क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया सभी को, तो जल्दी से क्विकली रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया तो। गुड गुड, इला समझ आ गया बेटा? माही? Yes, sir. वेरी गुड। मोनिका और वासु को समझ नहीं आया? मोनिका, वासु, रोशनी क्लियर हो गया बेटे? Yes भैया। चलिए आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है, कैन फास्फोरस विद आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5? क्या फास्फोरस 5 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है? जल्दी बोलो, क्या फास्फोरस नहीं भैया 5, क्लियर है। क्या फास्फोरस 5 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है? करना तो चाहिए, बताओ क्यों? यस सर, सर क्योंकि- लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास कौन सा शेल है, बताना, शेल कौन सा है, 3, और थर्ड शेल के लिए डी पॉसिबल होता है नहीं होता? जल्दी बोलो। 5 मेहमान आ रहे हैं, 5 मेहमान, क्या इसके पास 5 मेहमानों को प्लेस करने के लिए जगह है या नहीं? जल्दी बोलिए, जगह है नहीं? यस सर है। जगह है, जगह है तो आसानी से क्या करेगा, 5 मेहमानों को अकोमोडेट कर लेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो,
जरा रीड करना एक जना, प्रतीक रीड करो एक बार आंसर। प्रतीक रीड करो। Sir, although phosphorus exhibits +3 and +5 oxidation states, it cannot form pH5 besides some other consideration. हाँ आगे। Delta equation H, value of hydrogen do not favor to exhibit the highest oxidation state of P and consequently the formation of pH5. कह रहा है इसमें जो कॉन्सिक्वेंटली हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है वो pH5 बना सकता है। कारण क्या है? फॉस्फोरस दोनों शो कर रहा है, +3 भी शो कर रहा है, +5 भी शो कर रहा है, लेकिन pH5 बनाने में कुछ और चीजें भी दिक्कत करेंगी इसको। कायदे से तो बन सकता है क्योंकि 3D है, 5 मेहमान वाली कहानी पढ़ी थी हमने कि D अगर होगा तो एक घर का मेंबर उठ के कहाँ चला जाएगा? D में चला जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, भैया। अब हो क्या रहा है कि जब H के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो H को एटोमाइज करने के लिए चाहिए एनर्जी। एटोमाइज होगा तभी तो H कंबाइन करेगा फॉस्फोरस से। दूसरी बात, जो एनर्जी निकल रही है बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक है। अब जितने हाइड्रोजन को तोड़ने की आप कोशिश करोगे उतनी एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, और जितनी एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी उतनी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? हाईली एक्सोथर्मिक। और जितनी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी उतनी ही रिएक्शन में कंपाउंड के फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। एम आई क्लियर? Yes, भैया। सभी को समझ आ गया? हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन वो स्टेबल होती है जिसमें रिएक्शन की ओवरऑल एंथैल्पी बहुत ज्यादा ना हो, बहुत हाईली नेगेटिव ना हो, अदरवाइज रिएक्शन कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी और कंपाउंड फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। एम आई क्लियर? सर आप ये वाला एक बार दोबारा समझा दो। फिर से रिपीट करता हूँ। पहली बात तो हाइड्रोजन को कंबाइन कराने के लिए आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? यस सर। हाँ या ना? यस सर। दूसरी बात, जब ये आप H को तोड़ोगे, एटम में कन्वर्ट करोगे कंबाइन करने के लिए, ये रिएक्शन को इतनी हीट बाहर निकालता है रिएक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, रिएक्शन के प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होने के चांसेस, स्टेबल होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। यस सर। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे जो ये हाइड्राइड, ये जो जितनी हम बात कर रहे हैं कि फॉस्फोरस का पेंटाहेलाइड बनना चाहिए था, बन भी सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनता है? कारण क्या है? ध्यान रखिए, कारण एक ही है कि ये आसानी से कंबाइन करने के दौरान बहुत एनर्जी रिलीज करता है और इसकी एटोमाइजेशन की एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसीलिए pH5 फेवरेबल नहीं होता। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, आगे आ जाइए। वाटर की बात करते हैं। वाटर के बारे में सारी जानकारी पहले तो आप ही दे दो। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सभी जानते हैं। Yes, भैया। अगर यूनिवर्सल Yes, sir. सॉल्वेंट है, अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्या करेगा? अगर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो क्या करेगा? तो सब कुछ अपने अंदर सबको घोल सकता है अपने अंदर। 95% वाटर जो है हमारे यूनिवर्स को सराउंड करके बैठा हुआ है, मतलब अर्थ को सराउंड करके बैठा हुआ है। इसमें फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के अलग अलग रेट्स हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पानी टेस्टलेस कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। और पानी की जो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो पानी में एक जो उसके डिफरेंट बिहेवियर का कारण है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा पानी की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। पानी का मॉलिक्यूलर मास कम है लेकिन फिर भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आंसर बोलो, क्या लिख कर आओगे? मॉलिक्यूलर मास तो कम है, जबकि जनरली मॉलिक्यूलर मास रिस्पॉन्सिबल होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास कम होने के बावजूद भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कारण बोलो। मोर बॉन्डिंग। मोर बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताओ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और हाई हीट ऑफ फ्यूजन पानी की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू H2S और H2SC के। कारण क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन मतलब
पानी को वेपराइज करना, है ना, वेपराइज करने की बात कर रहा है, और उसका स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए ज्यादा चाहिए होती है। क्यों चाहिए ज्यादा, कारण क्या है, किसी भी चीज को ज्यादा हीट क्यों चाहिए होती है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? Strength of the bond. बहुत बढ़िया, जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट, उतने ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट ज्यादा ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Yes भैया। क्लियर टू ऑल? Yes भैया। तो इसकी इसी एक्सेप्शन बिहेवियर की वजह से इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, सरफेस टेंशन भी ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कितनी आसानी से आयनाइज होता है। और आप जानते हो H2O क्या फॉर्म कर लेता है, H प्लस और OH माइनस, हाँ या ना? ये सारी प्रॉपर्टी वाटर की, वाटर को एनॉमलस बिहेवियर प्रोवाइड करती है ना। व्हाट इज एनॉमलस बिहेवियर, ध्यान दीजिएगा। जरा बताइए, आप जानते हैं जब पानी में बर्फ जम जाती है तो क्या होता है उस दौरान? एक्वेटिक लाइफ मर जाते हैं क्या लोग, जो जानवर होते हैं उसके अंदर, वो मर जाते हैं, जिंदा होते हैं? मर जाते हैं। अच्छा, मर जाते सर हैं। जिंदा होते हैं। जो बर्फ जमे, फिर तो सर्दियों में, हर सर्दियों में सारी मछलियां मर जाए। लेक्स में जो मछलियां हैं, फिर तो जैसी लेक जमे मछलियां मर जाए सारी की सारी, सर जिंदा होती हैं। हमेशा जिंदा होती है। कारण क्या होता है, पानी की लेयर्स के बीच में, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं पानी की इसको। एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में डिफरेंस मेंटेन होता है टेम्परेचर का, और उसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो सर्वाइव कर पाती है। अगर सारी लेयर्स का सेम होता टेम्परेचर तो कभी भी एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। एम आई क्लियर टू ऑल? क्लियर है सभी को? Yes भैया। यस सर। सबको समझ आ गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक, आगे की बात करूं? चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। आप बताओ, वाटर की शेप लीनियर होती है या बेंड होती है? बेंड होती है। बेंड शेप होती बेंड है। होती और है। क्यों होती है दो बेंड लोन शेप? पेयर होते हैं। क्यों होती है बेंड शेप? लोन पेयर दो रिपल्शन। लोन पेयर होते हैं। तो उसमें लोन पेयर है, आया ना? Yes भैया। यस सर। दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसी हो गई, बेंड शेप हो गई। Yes भैया। ठीक है, अगर ज्योमेट्री बेंड हो गई तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया, 180 नहीं रहा। जल्दी बोलो। यस सर। और Yes। बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया इसका, 180 से लेस होने की वजह से, 180 से लेस आ रहा है इसका बॉन्ड एंगल। यस सर। यहाँ देखो जरा, जस्ट अ मोमेंट, ये रहा 104.5 डिग्री। कोई पूछे क्यों आता है वाटर का बॉन्ड एंगल इतना, क्या आंसर लिख कर आओगे? दो लोन पेयर होते हैं। दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन लगाते हैं। और कौन सी Yes, sir. रिपल्शन? एलपी एलपी, उसके बाद क्या लगती है, एलपी बीपी, और लास्ट में क्या लगती है, बीपी। Bond pair, bond pair. एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. उससे ज्यादा असर किसका होता है डोमिनेटिंग? लोन पेयर सर और LPL और उसके pair. बाद लोन पेयर, BPLP और लास्ट Loan pair, bond pair, फिर bond pair, bond Bond pair. पे bond पे कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। Yes, sir. समझ आ गई बात। क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। आ गई भैया। Yes, sir. अब आइए जरा अगली बात, कह रहा है वाटर जो होता है इसकी डेंसिटी पानी से, इसकी आइस की डेंसिटी पानी से कम क्यों होती है? तो ध्यान रखना, आइस की डेंसिटी पानी से कम
Am I audible? भैया Yes, want sir. audible. अच्छा, मैंने कहा आइस की डेंसिटी पानी से कम क्यों होती है, तो इसके पीछे ध्यान रखिएगा। आइस का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है आइस के कम डेंस होने के लिए। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, वो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और केज लाइक स्ट्रक्चर में कोई आपसे पूछे कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर या वाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर, तो आंसर क्या आएगा इसके पीछे? बिकॉज इन आइस वन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स। क्या बोला मैंने? एक ऑक्सीजन घिरा हुआ है कितने ऑक्सीजन एटम से? 4 और ऑक्सीजन एटम से, 4 oxygen. ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? एक केज लाइक शेप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक केज लाइक शेप बना लेते हैं। और उस केज लाइक शेप में क्या ट्रैप हो जाती है बहुत आसानी से? Air. एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर ट्रैप होती है तो क्या कर देती है? हल्का कर देती है। दैट इज व्हाई आइस बिकम्स लो, आइस हैज लो डेंसिटी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर आइस स्टार्ट्स फ्लोटिंग। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये स्टोरी क्लियर हो गई सभी बच्चों को? Yes भैया. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अगर ये